हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम आज एक नया जो सब्जेक्ट है, एक नई क्लास का साइंस, उसके बारे में कुछ बात करेंगे कि जो कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है साइंस का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, हमारे जो सिलेबस में शामिल कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इन शॉर्ट में हम समझेंगे कि क्या क्या इस पूरे साल में जो यह शिक्षा सत्र चल रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें साइंस के सिलेबस में पढ़नी है, हम उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद फिर लेसन वाइज हम एक एक जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस चैप्टर में किस तरह की चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, और बहुत ही वह आसानी से आपको समझ में आएंगी। तो यह 10th की साइंस का नया जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। चलिए देखते हैं कि पूरे साल में कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उन्हें क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज़ हमें यह देखनी है कि जो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है उसे टोटल जो है वह 16 अध्याय में बांटा गया है। वह 16 अध्याय जो है वह इसमें दिए गए हैं कि टोटल 16 अध्याय में बांट करके इस पूरे साल का सिलेबस साइंस का दिया गया है कक्षा 10 के लिए, जिसमें से जो पहला अध्याय है वह है आपका रासायनिक अभिकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। और इस पाठ में हमें यह देखना है किन किन चीज़ों के बारे में इस पाठ में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, और फिर रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनमें जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वह क्या होता है, उनको कौन कौन से जो सिंबल हैं वह कौन से यूज किए जाते हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं में, उन समीकरणों को प्रदर्शित करने के लिए, समीकरणों को लिखने के लिए कौन कौन से संकेत प्रयोग किए जाते हैं, कितने तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, विघटन अभिक्रिया, ताप अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस पहले अध्याय में पढ़ना है। तो जब अध्याय शुरू किया जाएगा तो टॉपिक वाइज सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो दूसरा लेसन है वह है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल, क्षारक एवं लवण में हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, और जो क्षार होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनको पहचानने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, सूचकों का उपयोग किया जाता है, और अम्लों के गुण क्या होते हैं दूसरे पदार्थों के साथ, तत्वों के साथ, यह हम देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि लवण क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो अम्ल, क्षारक एवं लवण के इस अध्याय में हमें यह देखना है कि क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स बनेंगे। उसमें सबसे पहला कि अम्ल क्या है यह हम देखेंगे, और उसके बाद फिर यह देखते हैं कि अम्लों को पहचानने के लिए, क्षार को पहचानने के लिए कुछ तत्वों का उपयोग किया जाता है जिन्हें सूचक कहा जाता है। सूचक क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी बातें देखनी है। फिर उनके अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, लवणों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है यह हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्षारक होता है उसका जो जलीय विलयन है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो यह सारी चीज़ें हमें इस पाठ में पढ़नी है, और इसी के साथ जो अभ्यास प्रश्न है उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसी जो है अध्याय में एनसीईआरटी में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगला पाठ धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में हम देखेंगे कि किन पदार्थों को हम धातुओं में रख सकते हैं, किन्हें हम अधातुओं में रखते हैं, और उनकी जो धातुएं हैं और अधातुएं हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मुख्य रूप से धातुओं की और अधातुओं की, वह हम पढ़ेंगे इसी पाठ में। और फिर हम देखेंगे कि जो धातुएं हैं वह पानी के साथ कैसी क्रिया करती हैं, अम्ल के साथ कैसी क्रिया करती हैं, और दूसरे जो मेटल हैं उनके साल्ट के साथ कैसी क्रियाएँ वह करते हैं। तो यह सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। और साथ में जो है केमिकल बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है
वह कैसे बनता है इसमें पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा जाएगा और धातुएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उन धातुओं को कैसे उनके किन किन एक्टिविटी से निकाला जाता है, और धातुओं की जो श्रेणी होती है एक्टिविटी के क्रम में, जिसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और कौन से ऐसी धातुएं हैं जो बहुत सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं हम धातुओं की श्रेणी को। और फिर पढ़ेंगे कोरिजन या संक्षारण। तो यह सारे टॉपिक हमें धातु एवं अधातु के पाठ में पढ़नी है। और साथ में हमें इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में बात होगी और होमवर्क भी दिया जाएगा। फिर हम अगले पाठ के बारे में पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक में हम सबसे पहले कार्बन के तत्वों, कौन कौन से कार्बनिक तत्व होते हैं, कार्बन की पहचान क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या इनका महत्व होता है हमारे दैनिक जीवन में, आधुनिक जीवन में, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। और फिर कार्बन के जो गुण हैं, चतुर संयोजकता, 4 इसकी संयोजकता होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, चतुर संयोजकता का फ़ायदा क्या है कार्बन को, वो हम पढ़ेंगे उस चतुर संयोजकता का। और फिर श्रृंखलन पढ़ेंगे, जो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन परमाणुओं में, उसको हम पढ़ेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, फिर IUPAC नामकरण पद्धति, कैसे तत्वों का नाम रखा जाता है, वह भी इसी में हम सीखेंगे। और कार्बनिक तत्वों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, और कुछ कार्बनिक तत्व जैसे एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इनके क्या गुण होते हैं, यह सारी चीज़ें हमें इस पाठ में पढ़नी है। और उसके साथ साथ जो है यह भी देखना है कि कौन कौन से अभ्यास प्रश्न इसके साथ दिए गए हैं। और फिर आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हम करेंगे। उसमें वर्गीकरण में सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्या है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की, क्यों इनका वर्गीकरण करना आवश्यक है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, कैसे बनी है, कैसे आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत विस्तार पूर्वक। किस तरह तत्वों को रखा गया, आवर्त सारणी के गुण क्या होते हैं, पहचान क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम तत्वों के आवर्त सारणी के जो वर्गीकरण है उस पाठ में हम पढ़ेंगे। उसके बाद शुरू होता है हमारा जीव विज्ञान का पोर्शन। ये अभी तक हम आपका जो रसायन विज्ञान का पोर्शन था इतना, उसके बारे में बात हुई कि कौन कौन से पाठ हैं, जैसे पाठ नंबर 5 तक जो है यह आपका रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम है। उसके बाद दूसरा पाठ्यक्रम शुरू होता है आपका जीव विज्ञान का। यह यहाँ तक आनुवंशिकता एवं जैव विकास तक आपका जैव प्रक्रम से लेके है, तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा। हम जैव प्रक्रम में यह देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा जो है गुण होता है, जीवों में कौन कौन से जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस अध्याय में, पाठ 6 में, जैव प्रक्रम में। जैव प्रक्रम एक्चुअली में जो है वह बात यह है कि किसी भी जीवित कोशिका के भीतर जो प्रक्रम पाए जाते हैं उसे हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। और जैव प्रक्रम जो है वही सभी सजीवों की जो कोशिकाएं हैं उनके जीवन का जो मौलिक आधार होता है। जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वह जीवित होने का जो उनका गुण होता है उसी कोशिकाओं के कारण ही होता है। कोशिकाओं का जो संगठन होता है उसमें जो प्रक्रम चलते रहते हैं उसी के कारण होता है। तो वह हम इस पाठ में पढ़ेंगे, कौन कौन से जैव प्रक्रम होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। वहाँ हम पढ़ेंगे पाचन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये सारे जो गुण पाए जाते हैं वह हम पढ़ेंगे इस पाठ में कि कौन कौन से जैव प्रक्रम हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम अगला अध्याय देखेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में कौन कौन से जो है अंग शामिल होते हैं और फिर वह अंग किस तरह किसी भी सजीव के शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, यह हम नियंत्रण एवं समन्वय के पाठ में पढ़ेंगे। फिर आता है जीव जनन कैसे करते हैं, अगला अध्याय, अध्याय 8। तो जीव जनन कैसे करते हैं हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जनन की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो हम पढ़ेंगे और साथ में यह देखेंगे कि किस तरह के जीव में कौन कौन से जनन क्रियाएं होती हैं। तो जनन के पाठ में भी हम जनन के बारे में ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर
अगला पाठ जो है और अंतिम पाठ है जो जीव विज्ञान से संबंधित, वह आपका आनुवंशिकता एवं जैव विकास है। तो आनुवंशिकता एवं जैव विकास के पाठ में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं जीवों में, सजीवों में, और वह गुण किस तरह कार्य करते हैं, किस तरह जो है वह गुण, कौन कौन से नियम हैं आनुवंशिकता के, उसको हम पढ़ेंगे। और किस तरह जो सजीव हैं उनका विकास हुआ है, जीवों का कैसे वो विकास के क्रम में आगे बढ़े हैं, यह हम पढ़ेंगे इस पाठ में। फिर यह जो जीव विज्ञान का पोर्शन है वह पूरा होता है और उसके बाद जो है हम आ जाते हैं आपके भौतिक विज्ञान पे। तो भौतिक विज्ञान का पोर्शन शुरू होता है यहाँ से, और वह प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से शुरू होकर के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तक, यह 4 लेसन आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहले पाठ में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं, अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं, यह सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस पाठ में। और उसमें अपवर्तन के नियम के आधार पे लेंस में कैसे परावर्तन अपवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसी पाठ में। फिर अगले पाठ में जो है मानव नेत्र की जो संरचना है, किस तरह वह एक जो कैमरा है उससे मिलती जुलती संरचना होती है मानव नेत्र की, उसके बारे में पढ़ेंगे इसी पाठ में। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में कैसे अपवर्तन की घटना होती है, कैसे परावर्तन की घटना होती है, ये सारी चीज़ें हमें इस पाठ में ही पढ़नी है। और दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, उनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोलीय लेंस से कैसे अपवर्तन की घटना होती है, परावर्तन, एक चीज़ जान लीजिए, परावर्तन की जो घटना होती है वह दर्पण में होती है और जो अपवर्तन की घटना होती है वह लेंसों में होती है। तो जब हम अब परावर्तन पढ़ेंगे तो दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, जो गोलीय दर्पण, 2 तरह के दर्पण पाए जाते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनसे प्रतिबिंब बनता है, या इसी पाठ में हमें पढ़ना है। और साथ में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, जो गोलीय लेंस होते हैं उनसे अपवर्तन के कौन कौन से नियम फॉलो करते हैं, किस तरह अपवर्तन की क्रिया होती है, और कुछ चिन्हों की परिपाटी होती है लेंसों के लिए, वह हम पढ़ेंगे इसी पाठ में। और जो अगला पाठ है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें हम देखेंगे कि मानव नेत्र की संरचना किस तरह होती है, किस तरह जो है वह कार्य करता है मानव नेत्र। उसमें हम नेत्र की संरचना, नेत्र में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, उन्हें कैसे सुधारा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, कैसे 7 रंग दिखाई देते हैं, यह हम इस पाठ में पढ़ेंगे, क्यों दिखाई देते हैं, वह सारे प्रश्न इस पाठ में हल हो जाएंगे हमारे। फिर वायुमंडलीय अपवर्तन किस तरह होता है वह हम पढ़ेंगे, और यह देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया को पूरा करते हैं, तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और फिर आगे पढ़ेंगे अगले पाठ में विद्युत के बारे में, उसमें हम विद्युत क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन लेंगे एक बार, और इंट्रोडक्शन के बाद विद्युत विभव क्या होता है तथा विभवांतर क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कुचालक क्या होते हैं तथा अवरोधक क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जो प्रतिरोधक होते हैं उनका पार्श्वक्रम में कैसे संयोजन किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव क्या क्या होते हैं हमें विद्युत के पाठ में ही पढ़ना है। और यह जो पाठ से संबंधित जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, उसके बारे में पढ़ना है, तो विद्युत के पाठ में यह टॉपिक रहेंगे। फिर अंतिम जो पाठ है उसमें फिजिक्स का, वह है भौतिक विज्ञान से संबंधित अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम क्या, विद्युत धारा के कौन कौन से चुंबकीय प्रभाव होते हैं, क्या होता है चुंबकीय प्रभाव, यह पढ़ेंगे, उसका परिचय लेंगे। और फिर परिनलिका के बारे में पढ़ेंगे कि परिनलिका का निर्माण कैसे होता है, कैसे कार्य करती है, कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं, विद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस पाठ में ही पढ़नी है। तो यह जो उसका आपका विद्युत का जो फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान का पोर्शन है वह 4 पाठ में ही पूरा हो जाता है। और उसके बाद फिर पर्यावरण हमारा बचता है, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे हम। ये पर्यावरण की लिए 3 पाठ हमारे सिलेबस में दिया गया है पाठ्यक्रम में कक्षा 10 के, और उसको हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तमाम तरह के जो जैविक ऊर्जा,
यह सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं वह किस तरह होते हैं, किस तरह की ऊर्जा पाई जाती है, उनका क्या योगदान होता है, ये सारी चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो पर्यावरण है उसकी संरचना कैसे हुई है, कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, वह सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। पर्यावरण का जो संगठन है वह किस तरह का है, पर्यावरण के बारे में समझना है हमें हमारा पर्यावरण के पाठ में। उसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वह उनका संपोषण कैसे करें, कैसे हम उनका संपोषण करते हुए उनका उपयोग करें, यह हमें अपने इस अंतिम अध्याय में पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो यह सारे टॉपिक्स पूरा आपका साल भर का जो यह सिलेबस है यही है कि इसमें आपको टोटल 16 अध्याय पढ़ने हैं कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में, और उन 16 अध्याय में क्या क्या आपको पढ़ना है, किन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने हैं, यह हमने बता दिया है। और अगले अपने वीडियो के साथ जो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह पहले पाठ से संबंधित होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उसका परिचय देंगे, क्या किन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें यहीं से शुरुआत होगी। जो पहला अध्याय है हमारा रसायन विज्ञान का, वहाँ से हम शुरू करेंगे। बाकी तब तक आप अच्छे से हर विषय को पढ़ते रहिए, और हम अपने अगली क्लास के साथ मिलेंगे आपसे फिर। और आप तब तक सुरक्षित रहिए और सरकार के नियमों का पालन करिए, निर्देशों का पालन करिए, पढ़ते रहिए। शुभकामनाएं।